हेलो दोस्तों, मैं आशीष सर। आज अपनी पढ़ाई चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज ये हिंदी की फर्स्ट क्लास लेकर आए हैं और ये सबसे स्पेशल क्लास है आपके लिए। और इस तरह की क्लासें आपको डेली मिलती रहेंगी। और ये अपनी पढ़ाई चैनल को सभी दोस्त शेयर, लाइक, कमेंट और फॉलो करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। और इस तरह की आपको क्लासेस डेली प्रोवाइड कराई जाएंगी यहाँ पे चैनल पे। तो सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक रहेगा वर्णमाला, ठीक है। क्योंकि हर एग्ज़ाम में यहाँ से एक दो प्रश्न बनना अनिवार्य है, यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। तो इसको सबसे पहले समझेंगे वर्णमाला को। ये अपने आप में एक विशेष टॉपिक है वर्णमाला, ठीक है। तो सबसे पहले वर्णमाला की डेफिनेशन देखेंगे कि वर्णमाला वैसे देखा जाए तो भाषा की सबसे छोटी इकाई, जहाँ से भाषा स्टार्ट होती है वो ध्वनि होती है। सबसे छोटी इकाई ध्वनि। ध्वनियों को अगर हम लिखित रूप में देखें तो उसे वर्ण कहा जाता है। जब किसी ध्वनि को लिखित रूप में लिख देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं बेटा, ठीक है। ध्वनियों को लिखित रूप में जो हम बोल रहे हैं, जो हम कह रहे हैं, जो हमारे मुंह से शब्द निकल रहे हैं, ये शब्दों को अगर लिखा जाता है तो फिर ये हमारी ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं? वर्ण कहलाती हैं। इन वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। इन वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। जैसे अगर मैं हिंदी भाषा की बात करूं तो वर्णमाला की स्टार्टिंग आ से करते हैं, इस तरह से आ, बड़ा आ। तो ये जो है एक व्यवस्थित क्रम जो बनता है इनका, ये वर्णमाला कहलाता है। इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट होते हैं ABCD, तो ये क्या होता है? वहाँ का इंग्लिश लैंग्वेज का वर्णमाला होती है, ये हमारी हिंदी वर्णमाला। तो वर्णमाला अगर कोई पूछते हैं तो आपको बताना है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगर हिंदी भाषा की बात करें तो हिंदी भाषा में कुल 52 वर्ण हैं। हिंदी भाषा जो है उसमें कुल हमारे 52 वर्ण हैं। अब इन वर्णों का जो वर्णन किया गया है वो आगे वीडियो में देखेंगे। तो आगे किस प्रकार से वर्णन है इसका देखिए। वर्णमाला में कुल, अभी हमने जैसे कि आपको पीछे भी बताया था कि वर्णमाला में कुल हमारे 52 वर्ड हैं, यानी 52 वर्ड्स हैं, ठीक है। तो 52 में इनको दो भागों में वर्णमाला को बांटा गया है। फर्स्ट इनको स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर और व्यंजन भागों में बांट दिया गया वर्णमाला को। स्वर को संस्कृत में अगर शॉर्ट फॉर्म में कहा जाए तो अच कहते हैं। अच प्रत्याहार के अंतर्गत ये स्वर आते हैं। वहीं पर व्यंजन जो हैं हल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। जो महेश्वरी सूत्र है जिसमें टोटल 14 सूत्र हैं, उनके अनुसार अगर स्वर को देखा जाए तो स्वर हमारे किसके अंतर्गत आते हैं बेटा? स्वर हमारे अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। और वहीं व्यंजन जो हैं हल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो कुल मिला के कहना ये है कि वर्णों को दो भागों में बांटा गया, स्वर और व्यंजन, ठीक है। अब स्वर टोटल हमारे यहाँ पे 11 हैं। स्वर कितने हैं? 11। और व्यंजन वहीं पर हमारे 33। स्वर 11 और व्यंजन 33। अब व्यंजन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन को दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसे हम उदित व्यंजन बोल सकते हैं या वर्गीय व्यंजन बोल सकते हैं। स्पर्श व्यंजन के अलग अलग नाम 3 प्रकार से नामों से जाने जाते हैं: स्पर्श व्यंजन, वर्गीय व्यंजन और उदित व्यंजन, ठीक है। इनकी संख्या जो है स्पर्श व्यंजन की 25 है, यानी, और अंत्यस्थ व्यंजन की संख्या 4, ऊष्म व्यंजन की भी संख्या बेटा 4 है, ठीक है। यानी कुल मिला के ये हमारा 33 वर्ड आते हैं व्यंजन के अंतर्गत। व्यंजन के अंतर्गत 33 वर्ड आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ सीखा कि दो भागों में बांटा गया, स्वर और व्यंजन। व्यंजन कुल 33 हैं, स्वर वहीं पर कितने हैं? 11 हैं, ठीक। अब हम बात करेंगे सबसे पहले स्वरों की बात करते हैं। तो स्वर के अंतर्गत देखिए बेटा, सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं हम स्वर में कि स्वर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। स्वरों को भी 3 भागों में बांटा गया, जैसे ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। स्वरों को बेटा 3 भागों में बांटा गया है।
ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर आपके 4 होते हैं, ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 है, आ, छोटी ई, छोटा ऊ और रे। यहीं दीर्घ स्वर में टोटल 7 स्वर आते हैं। वो 7 स्वर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, ओ और औ। ये कुल मिला के कितने स्वर आते हैं? 7 स्वर आते हैं। वहीं एक हमारा होता है प्लुत स्वर। एक कौन सा होता है? प्लुत स्वर होता है। तो प्लुत स्वर इस तरह से बनता है कि इस जो स्वर है, इस स्वर में इसे ओम के अंतर्गत आता है। कोई वर्ड जैसे हमने लिखा तो उसका जो हम स्वर का उच्चारण करते हैं तो उसमें 3 मात्राओं का समय लगता है। 3 मात्राओं का समय लगता है तो ऐसे स्वर को बोला जाता है प्लुत स्वर। ठीक है, जिसमें 3 मात्राओं का समय लगे तो उसे प्लुत स्वर कहते हैं। इसके स्वरों के बारे में इनकी डेफिनेशन डिटेल आगे वर्णन करेंगे। सिर्फ यहाँ पे ये बताया हमने कि स्वरों को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आपका ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, इनकी संख्या जान ली कि हाँ ये 4 होते हैं और 4 कौन कौन से होते हैं। सेकंड नंबर आपका हो गया ये दीर्घ स्वर, थर्ड नंबर हो गया आपका प्लुत स्वर। तो यहाँ पर आपने संख्या जानी कि ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, वहीं दीर्घ स्वर आपके 7 होते हैं, प्लुत स्वर 1 होता है। ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं ये बताए। अब नेक्स्ट देखेंगे आगे बेटा, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं वर्णमाला से संबंधित। जैसे हिंदी वर्णमाला जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। यहाँ भाषाओं के लिखने की अलग अलग ढंग जो होते हैं। लिपि क्या होती है? भाषा के लिखने का जो ढंग होता है, उनके जो स्क्रिप्ट होता है, जो अक्षर बनाने का तरीका। तो हिंदी वर्णमाला की लिपि जो है देवनागरी है, जो कि ब्राह्मी लिपि का ही परिष्कृत रूप है। जैसे ब्राह्मण जो हमारी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। ठीक है, यहाँ पर ब्राह्मी होगा। ठीक है, ब्राह्मी, मिस्टेक से ब्राह्मण हो गया होगा, लेकिन ब्राह्मी है यहाँ पे। तो ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, वैसे ही देवनागरी लिपि भी बाएं से दाएं लिखी जाती है। यानी ये हमारा जो पोर्शन होता है, जैसे इधर से हम बात करें तो ये हमारा बाएं है और इधर क्या है? दाएं। तो जब भी हम लिखना स्टार्ट करते हैं तो किधर से किधर लिखते हैं? बाएं से लेते हुए दाएं की ओर लिखते चले जाते हैं, बाएं से दाएं की ओर। तो ये जो हमारी हिंदी है ये बाएं से दाएं लिखी जाती है। इसे नागरी लिपि भी कहते हैं। पूछा जाए कि नागरी लिपि किसे कहा जाता है, तो इसी को देवनागरी लिपि को ही किस नाम से जानते हैं? नागरी लिपि के नाम से जानते हैं। अब कुछ भाषाएं हैं, प्रमुख भाषाएं और उनकी लिपियों के बारे में वर्णन है। सबसे फर्स्ट आपकी भाषा जो है पंजाबी। पंजाबी भाषा की जो लिपि है गुरुमुखी है। वहीं अंग्रेजी, जर्मन और फ्रांस की तीनों की लिपि सेम है। तीनों जो है एक ही लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी, जर्मन और फ्रेंच ये रोमन लिपि में लिखे जाते हैं तीनों। ये तीनों भाषाएं जो हैं रोमन लिपि में। वहीं उर्दू की बात करें तो उर्दू की जो लिपि है वो फारसी है। मराठी, संस्कृत, नेपाली और हिंदी, इन चारों की लिपि जो है देवनागरी है। तो ध्यान रखोगे ये किस किस की देवनागरी है। इसमें ऑप्शन में पूछा जाएगा, एग्जाम में ऑप्शन दिया जाता है कि कौन किसकी भाषा की लिपि देवनागरी है। तो ये ऑप्शन में आपको ध्यान रखना है कि ये 4 जो भाषाएं हैं मराठी, संस्कृत, नेपाली, हिंदी, इनकी जो लिपि है देवनागरी है। वहीं गुजराती जो भाषा है उसकी लिपि गुजराती है, सेम है इनकी। गुजराती भाषा की लिपि गुजराती है। तो रिवाइज ज़रूर करेंगे, इस वीडियो को दोबारा देखेंगे और इससे आप इसी के साथ साथ चाहो तो नोट्स बना सकते हो। यहाँ से नोट करके कॉपी को नोट कर लो, जिससे आप दोबारा से रिवाइज कर पाओ, या फिर आप इसी वीडियो को दोबारा से देख लें। अच्छे से तैयार करना है आपको इसे। अब हम स्वर वर्ड की बात करेंगे। ठीक है, स्वर तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से बिना किसी अवरोध के, मतलब बिना किसी रुकावट के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। यानी स्वर वे वर्ण होते हैं जिनका स्वतंत्र, हम कह सकते हैं स्वतंत्र उपयोग किया जाए, जिन्हें किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता ना हो बोलने के लिए। जैसे हमारा ये है अ,
तो इसे बोलने के लिए किसी दूसरे लेटर की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि अगर हम यहाँ पे क की बात करेंगे तो इसे बोलने के लिए, का को बोलने के लिए आ की ज़रूरत पड़ेगी, आ की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये इसीलिए ये जो हमारा व्यंजन है, व्यंजन को बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता होती है, लेकिन स्वर को बोलने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती। ये स्वतंत्र होते हैं, बिना किसी दूसरे वर्ड के सहायता से इन्हें बोला जाता है। अब स्वरों की संख्या यहाँ पर दी गई है। स्वरों की संख्या हमने पहले भी बता चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं इस पर कि टोटल कितने होते हैं स्वर, 11 स्वर होते हैं। टोटल हमारे कितने स्वर होते हैं बेटा, 11 होते हैं। तो डेफिनेशन पे थोड़ा ध्यान देंगे कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाए तो उन्हें क्या बोला जाता है, स्वर बोला जाता है। और स्वरों की संख्या हिंदी वर्णमाला में 11 है। अब देखो स्वरों को और किस नाम से जानते हैं, पूछा जाता है एग्जाम में, कई एग्जाम में पूछा गया है कि स्वरों को किस नाम से जानते हैं। तो स्वरों को अच नाम से भी जाना जाता है, स्वरों को अच नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं बेटा, मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अब देखो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ये तो हो गए मात्रा के आधार पर, जैसा कि हमने आगे भी बात की थी कि 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर, या इन्हीं को किस नाम से और जानते हैं, लघु स्वर के नाम से जानते हैं। दीर्घ स्वर, इनको किस नाम से जानते हैं, गुरु स्वर के नाम से जानते हैं। प्लुत स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर वो स्वर होते हैं जिन्हें बोलने के लिए सिर्फ एक मात्रा का समय लगता है, बहुत कम समय में बोले जाते हैं, एक मात्रा का समय लगता है। दीर्घ स्वर वो होते हैं जिनमें 2 मात्राओं का समय लगता है, 2 मात्राओं का, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं, दीर्घ स्वर बोलते हैं। अब वहीं 3 मात्राओं का जहाँ समय लगता है, 3 मात्राओं का, तो उन्हें क्या बोला जाता है, प्लुत स्वर बोला जाता है। तो मात्रा के आधार पर यहाँ पे हमने चर्चा की, मात्रा के आधार पर अगर पूछा जाए स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो मात्रा के आधार पर हमारे स्वर 3 प्रकार के होते हैं। नोट कर लीजिए, मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब ह्रस्व स्वर देखिए, लघु स्वर, इसकी डेफिनेशन देखेंगे ह्रस्व स्वर की। तो ह्रस्व स्वर के बारे में क्या बताया गया है कि ह्रस्व स्वर के उच्चारण में कम से कम समय लगता है, उसे लघु स्वर या ह्रस्व स्वर कहते हैं। कम से कम समय मतलब एक मात्रा का समय हम क्षण भर में बोल सकते हैं, जैसे अ, तो इसमें बोलने में बहुत कम समय लगा, तो इसे बोला जाएगा ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर, इसको एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि एक मात्रा का समय लगता है इसमें, तो इसे जो है एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। दीर्घ स्वरों के उच्चारण में लघु स्वरों से 2 गुना समय लगता है। अगर दीर्घ स्वरों की बात की जाए तो दीर्घ स्वरों के उच्चारण में लघु स्वरों के से 2 गुना समय लगता है, यानी जितना समय लघु में लगता है उससे 2 गुना समय दीर्घ स्वरों में लगता है। दीर्घ स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है, इसलिए इनको जो है बेटा द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। आपसे पूछा जाए द्विमात्रिक स्वर किसे कहते हैं, तो बताना है द्विमात्रिक स्वर दीर्घ स्वरों को कहा जाता है, एक मात्रिक स्वर लघु स्वरों को कहा जाता है। ऑप्शनल में आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा द्विमात्रिक स्वर है, और ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि द्विमात्रिक स्वर कौन सा है। तो मैंने जैसे ऑप्शन दिया अ, ठीक है, ए, ओ, इसमें से पूछा गया आपसे कि द्विमात्रिक स्वर कौन सा है। द्विमात्रिक स्वर का मतलब है जिसमें 2 मात्राओं का समय लगता है, तो ऑप्शन में आपको क्या बताना है, द्विमात्रिक स्वर ए है, ठीक है। द्विमात्रिक स्वर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा हमारा द्विमात्रिक स्वर। तो ध्यान रहे द्विमात्रिक स्वर में जो है 2 मात्राओं का समय लगता है बोलने के लिए, इसलिए इन्हें द्विमात्रिक स्वर कहा जाता है। दीर्घ स्वरों को
दो भागों में बांटा गया है। दो प्रकार के होते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर दो प्रकार के होते हैं। अब देखेंगे दीर्घ स्वर कौन कौन से दो प्रकार के होते हैं। इसी साथ साथ ऐसे ही नोट्स बनाते जाओ, पॉइंट वाइज नोट कर लीजिए। दीर्घ स्वर दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा बोला जाता है मूल दीर्घ स्वर और एक होते हैं हमारे संयुक्त दीर्घ स्वर। इसमें से टेट में भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, अन्य एग्जामों में पूछा जाता है। तो देखिए दीर्घ स्वर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, मूल दीर्घ या सजातीय स्वर। इनका दो नाम है, मूल दीर्घ या सजातीय स्वर। सजातीय का मतलब ये होता है कि ये समान स्वरों से मिलकर बने होते हैं। जैसे आ और आ से मिलकर क्या बना, बड़ा आ। ई और ई से मिलकर क्या बनी, ई, बड़ी ई। उ और उ से मिलकर बड़ा उ बना। तो यहाँ पर ये देखते हैं, ये दोनों जो स्वर हैं ये समान हैं, ये दोनों समान हैं, इनकी जाति समान है, ये भी समान है। तो इनको क्या बोलेंगे, इनको तीनों को इनको बोला जाएगा सजातीय स्वर। क्या बोलते हैं, सजातीय स्वर बोलेंगे, ठीक है, सजातीय स्वर। उसके बाद संयुक्त दीर्घ स्वर या इन्हीं को असमान स्वर बोलते हैं। इनका अगला नाम विजातीय स्वर या मिश्रित स्वर भी कहते हैं। चार नामों से जाना जाता है। एग्जाम में अलग अलग नाम से पूछ लिया जाता है, तो इसलिए ध्यान रखें कि इनको अलग अलग नामों से भी आपको ध्यान रहना चाहिए कि जो हमारे संयुक्त स्वर हैं उन्हें किस किस नाम से जानते हैं। संयुक्त स्वर को हम संयुक्त दीर्घ स्वर के नाम से जानते हैं, असमान स्वर, विजातीय स्वर या फिर हम कहें मिश्रित स्वर भी कहते हैं। मिश्रित स्वर भी कहते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है हमारा आ और यहाँ ई, तो ये विजातीय हो गए। आ अलग हो गया प्लस ई अलग, ठीक है, तो ये हो गए दोनों अलग अलग, तो इसे विजातीय कहा जाएगा या संयुक्त स्वर। इनसे मिलकर ये ए बन जाती है, ठीक है। ऐसे ही हमारा आ और ए से मिलकर, आ और ए से मिलकर क्या बना, बड़ी ए बन गई। आ ए से मिलकर बड़ी ए। अगर मैं इधर बात करूं, आ प्लस ओ, इन दोनों से मिलकर क्या बन गया, ओ, ठीक है, इनसे मिलकर ओ बन गया। तो ये बेटा हो गए आपके दीर्घ स्वर के दो प्रकार, ठीक है। दीर्घ स्वर के कितने प्रकार हो गए, दो प्रकार के दीर्घ स्वर हो गए, जिन्हें मूल दीर्घ या सजातीय स्वर कहा गया। एक हमारे संयुक्त दीर्घ स्वर या असमान स्वर कहें इनको, इनका नाम विजातीय स्वर भी है। अब इससे आगे जो है अगले पार्ट में देखेंगे। तो इस पार्ट में हमने क्या क्या सीख लिया, हमने इस पार्ट में सीखा कि जो वर्णमाला में है, वर्णमाला किसे कहते हैं। पहला टॉपिक हमारा ये रहा कि वर्णमाला किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, इन वर्णों को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो इन वर्णों को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया बेटा। कौन कौन से दो पार्ट हैं, एक हमारा स्वर है और दूसरा व्यंजन है। स्वर और व्यंजन दो भागों में बांटा गया। व्यंजन हमने आपको बताए कि 33 है, वहीं पर स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है। स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है। स्वरों को फिर से 3 भागों में बांटा गया। स्वरों को कितने भागों में बांटा गया बेटा, 3 भागों में बांटा गया। किसके आधार पर, अगर इनमें मात्रा के आधार पर देखा जाए तो इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। एक हमारा ह्रस्व स्वर, ठीक है, और दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, जैसे कि हम पीछे चर्चा कर चुके हैं इसकी। अब